हेलो एवरीवन, दिस इज सी कपिल मुंडोतिया और आज हम सीखेंगे इंडेस टू। ठीक है, इंडेस टू किससे डील करता है? ये डील करता है इन्वेंट्रीज से। अब इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन ना वो करेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें क्या दिखाते हैं? हम उसको डेबिट करते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। अगर हमारी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक के अंदर गलतियां हैं या एरर्स है तो इससे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे। अगर नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारी अर्निंग पर शेयर कंपनी की गलत आएगी। इसलिए इन्वेंट्री की कैलकुलेशन सही तरीके से करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन्वेंट्री होती क्या है? तो कहता है स्टॉक हेल्ड फॉर द सेल, स्टॉक हेल्ड फॉर द सेल इन प्रोसेस या फिर हेल्ड फॉर कंजम्पशन। यानी कि अगर कोई भी ऐसा स्टॉक है जो हमने हेल्ड करा है एज अ रॉ मटेरियल, एज अ वर्क इन प्रोग्रेस या फिर एज अ फिनिश्ड गुड्स, तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे कि वो हमारी क्या है? इन्वेंट्रीज है। अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का रूल है कि हम क्या करते हैं? कॉस्ट और NRV यानी कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से जो लोअर आएगा उसी पर हम क्या कर देते हैं? इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना बेहद ज़रूरी है कि सर ये NRV होती क्या है और NRV के अंदर और फेयर वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, फेयर वैल्यू जो बेस्ड होती है ना वो होती है मार्केट कंडीशन पे बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? मार्केट कंडीशन पे बेस्ड होती है। जैसे कि मैं मार्केट में गया और मैंने मार्केट में पूछा कि जीन्स का प्राइस कितना आता है, तो उसने बोला 1200 रुपये। तो वो क्या है? मार्केट कंडीशन पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो फिक्स होती है ये फिक्स की जाती है ऑनर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑनर ऑफ द गुड्स। जैसे कि आफ्टर बारगेनिंग विद द कस्टमर जो प्राइस था वो जीन्स का पड़ गया 1150 रुपये। ठीक है, तो यानी कि जो 1150 रुपये क्या है? आपकी बारगेनिंग की वजह से हुआ है ना। ठीक है, तो और वो प्राइस किसने फिक्स करा है? ऑनर ने। वो मार्केट के कंडीशन के बाद में एडजस्ट हुआ है, तो उसको बोलते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू। और वैल्यूएशन रूल तो हमने देख ही लिया कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, उस पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये जो कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है? कॉस्ट। ये कैसे निकाली जाएगी? तो कॉस्ट का मतलब है कि हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कितना है हमारे पास में। ठीक है, फिर उसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस कितने लगे हैं उस मटेरियल पे। फिर हम क्या करेंगे? उसमें अगर कुछ खर्चे हैं जो वेरिएबल नेचर के हैं वो ऐड कर देंगे और कुछ फिक्स नेचर के हैं वो ऐड कर देंगे, या फिर कुछ अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैंने वो लिख लिया, वो कितने का ख़रीदा। उस पर लेबर कितनी लगी यानी कि वेजेस वो ऐड कर दी। उस पर एक्स्ट्रा खर्चे कितने हुए इन द फॉर्म ऑफ या इन द टर्म ऑफ वेरिएबल और फिक्स वो ऐड कर दी, या कोई इंसिडेंटल खर्चा वो ऐड कर दिया, तो हमारे पास में कॉस्ट निकल जाती है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें। तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर हम क्या करेंगे? उसका परचेस प्राइस, उस पर टैक्सेस ड्यूटीज़ कितनी लगी, उसके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस कितने होंगे, उसके इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस कितने, लोडिंग अनलोडिंग या फिर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। लेकिन कुछ चीज़ों को ऐड नहीं करना। अभी कुछ चीज़ें कौन सी हो सकती है? जैसे रिबेट और ट्रेड डिस्काउंट शैल नॉट ऐड, एंड इफ़ टैक्सेस आर रिफंडेबल देन ऑल्सो डोंट दैट। यानी कि अगर रिफंडेबल है टैक्सेस तो उसको भी आप क्या करेंगे? उसको ऐड नहीं करेंगे, और किसी भी तरीके का ट्रेड डिस्काउंट ऐड नहीं होगा। डायरेक्ट वेजेस, अब बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस का पता कैसे चलेगा? आप उनकी पेरोल की शीट देख लो, कितना कितना आपने उनको पे करा है। ठीक है, वो ऐड कर देना। वेरिएबल ओवरहेड, अब वेरिएबल जो ओवरहेड होता है ना ये बेस होते हैं किस पे? नंबर ऑफ सेलिंग यूनिट्स पे, है ना। जितनी भी आप यूनिट्स को सेल करते हैं उस पर बेस होते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। यानी कि आपको ये पता है कि हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है ना, तो प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा जाता है उसको
मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगी। अब फिक्स ओवरहेड का क्या करना, देखो फिक्स ओवरहेड आप की फिक्स होती है हर साल की। मान लीजिए हर साल आपका 10 लाख रुपए जाता है, तो आपको पता है ये फिक्स है, जाएगा ही, इस साल भी, अगले साल भी, उससे अगले साल भी। लेकिन इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है जो आपका जाता है कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और एक हिस्सा क्या होता है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या कर देते हैं, आप उसको डेबिट कर देते हैं। तो जो कॉस्ट में ऐड होगा वो कैसे निकालेंगे सर, मान लीजिए फिक्स ओवरहेड हुआ 10 लाख रुपए, आपने ऊपर लिख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। मान लीजिए कि नॉर्मल आउटपुट आपका आता है 10,000 यूनिट, कितना आता है 10,000 यूनिट, और एक्चुअल आउटपुट आपका होता है 9,000 का, 9,000 यूनिट का। तो आप क्या करना है, जो एक्चुअल है और नॉर्मल है दोनों में से जो भी हायर वाला है, एक्चुअल और नॉर्मल में से जो भी हायर है, यानी कि 9,000 और 10,000 में से जो हायर है वो है हमारे पास में 10,000। उस 10 लाख को आप 10,000 यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 100 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो जो 100 रुपये पर यूनिट आया, अब आपने एक्चुअल प्रोड्यूस आपने एक्चुअल आउटपुट कितना आया, आप एक्चुअल तो 9,000 आया था, तो 9,000 को मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, तो आपके पास अब अमाउंट कितना आया, 9 लाख रुपये। यानी कि 9 लाख रुपये कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, लेकिन खर्चा कितना कर दिया था आपने एक्चुअली में, हर साल का कितना बुक करना था, 10 लाख। तो ये जो 1 लाख का डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो, ठीक है। और जितनी भी अदर इंसिडेंटल कॉस्ट होती है आप उसको ऐड कर देंगे, किसके अंदर, कॉस्ट में, किसकी कॉस्ट में, इन्वेंट्री की कॉस्ट में। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स क्या है, बोलता है इफ़ इन्वेंट्री इज़ परचेज ऑन डेफरमेंट, यानी कि क्रेडिट। तो जैसे हमने इंडेक्स 40 के अंदर एक डेफरमेंट का ट्रीटमेंट देखा था, एज इट इज़ ही आपको वो फॉलो करना है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, जो दोनों का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, और हर साल पेबल पे इंटरेस्ट चढ़ाते जाना जब तक कि आपके टर्म पूरे ना हो जाए, और जैसे ही टर्म पूरे हो जाए पेबल को डेबिट करके यानी कि उसको कैंसिल कर देना और बैंक से पेमेंट कर देना। अगला कॉन्सेप्ट है जॉइंट कॉस्ट का, है ना। अभी जॉइंट कॉस्ट क्या होती है समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि एक साथ के अंदर किसी प्रोडक्ट बनाने थे मेरे को, A B C और D, ठीक है, और मैंने उस पर एक साथ खर्चा कर दिया, ठीक है। मेरे को इंडिविजुअली नहीं पता कि A पे कितना लगा, B पे कितना लगा, C पे कितना लगा, बस मुझे ये पता है कि मैंने एक साथ खर्चा करा है सभी तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसको बोल देते हैं जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे जॉइंट कॉस्ट, तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, देखो खर्चा तो आपने एक साथ करा लेकिन बेचा तो हर किसी प्रोडक्ट को अलग अलग ना, तो आप क्या करो, हर किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो जैसे ही आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो सेल वैल्यू जितनी भी आई A B C और D की, ठीक है, आप उसकी रेशो निकाल लो। क्या निकाल लेंगे, रेशो। अब क्या करना है, जितनी भी टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारी, ठीक है, मान के चलिए 10 लाख रुपए निकली थी, और उस 10 लाख को अब क्या करें, उस सेल वैल्यू की रेशो में डिवाइड कर दो। तो आपके पास में क्या होगा कि जॉइंट कॉस्ट A की, B की, C की और D की आ जाएगी। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए स्टॉक का आपको क्या करना है कि डिवाइड करो किसको, जो भी हमारी जॉइंट कॉस्ट आई, A की अलग, B की अलग, C की अलग और D की अलग, इस फिगर को डिवाइड करो किससे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, मान के चलिए सेल वैल्यू मेरी A प्रोडक्ट की आई 10,000 रुपये, ठीक है, B की आई 5,000 रुपये, तो मैंने इन दोनों की रेशो निकाली, तो रेशो आई कितनी, 2:1। क्या आई, 2:1। और दोनों पर मैंने खर्चा कर दिया, मान के चलिए कितना, दोनों पर मैंने खर्चा करा कि
3,000 पे, जॉइंट कॉस्ट थी 3,000 पे। इस 3,000 को भी 2:1 की रेशो में मैंने डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद में मेरे पास क्या आया होगा, मेरे पास में ए की और बी की भी क्या आ गई होगी, जॉइंट कॉस्ट आ गई होगी। तो जॉइंट कॉस्ट जैसी मेरे पास में आई, अब ये जॉइंट कॉस्ट आई, इस अमाउंट को आप डिवाइड करोगे किससे, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस से। तो जैसे डिवाइड करोगे आपके पास में आ जाएगी जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट। क्या आ जाएगी, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट। उसको मल्टीप्लाई कर दो क्लोजिंग स्टॉक जितना भी दिया हुआ है नंबर ऑफ़ यूनिट्स में, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करेंगे बाय प्रोडक्ट की। बाय प्रोडक्ट क्या है समझने की कोशिश करना। देखिए, बाय प्रोडक्ट का मतलब ऐसा है कि हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे कुछ और, वो तो बन ही गया, साथ में हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो हमारा मेन मोटिव नहीं था लेकिन वो बन चुका है, ठीक है, और उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो इंडिविजुअली, तो उसको बोल देते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये सेम टू सेम जॉइंट कॉस्ट जैसा ही है, बस आपको क्या करना है कि आपको इसकी जॉइंट कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर आइडेंटिफाइंग द नेट जॉइंट कॉस्ट ऐड ऑल द कॉस्ट विथ एंड देन अप्लाई ऑल द स्टेप एज पॉइंट बी। यानी कि आप क्या करें कि जो भी कॉस्ट थी वो ले लें, ठीक है, टोटल कॉस्ट ले लें। उस टोटल कॉस्ट के अंदर से जो भी बाय प्रोडक्ट को बेच के पैसा रिलाइज हो सकता है उसको माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे नेट जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। देन सेम टू सेम वही ट्रीटमेंट करना जैसा हमने जॉइंट कॉस्ट का करा था, यानी कि सेल वैल्यू निकालो, उसकी रेशो बनाओ, रेशो बनाने के बाद में टोटल जॉइंट को जो नेट जॉइंट कॉस्ट आई है उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आपकी इंडिविजुअली प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करो, यानी कि पर यूनिट जॉइंट कॉस्ट निकालो और फिर देन इसको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है कि कौन सी चीज़ें कॉस्ट में ऐड नहीं करते। सबसे पहले हमने बात करी थी कि ट्रेड डिस्काउंट्स को हम ऐड नहीं करते, रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड नहीं करते, साथ साथ में कोई भी अगर स्टार्टअप की कॉस्ट है वो ऐड मत करना, ऑपरेटिंग लॉसेस है या डे टू डे कोई भी आपके लॉसेस हो रहे हैं वो ऐड मत करना, ठीक है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो रहा है वो भी ऐड मत करना। साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अदर देन फैक्ट्री। क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसे खर्चे हो रहे हैं जो कि एडमिन के हैं, ठीक है, सेलिंग के हैं, एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं और वो फैक्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं, वो फैक्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप उसको ऐड मत करना। क्यों, अगर वो फैक्ट्री से जुड़े हुए होते तो हम ऐड करते हैं। क्यों करते सर ऐड, क्योंकि फैक्ट्री में ही तो ये प्रोसेसिंग चल रही है स्टॉक की, इसलिए ऐड करते। समझ में आया। अगर वो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो यानी कि वो इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमने उसको ऐड नहीं किया। या फिर कोई स्टोरेज या फिर वेयर हाउसिंग का खर्चा लग रहा है, किसका, स्टोरेज का या वेयर हाउसिंग का खर्चा लग रहा है, तो वो कॉस्ट में ऐड मत करना आप, ठीक है, वो कॉस्ट में बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। हमने कॉस्ट निकालना सीख ली कि कॉस्ट कैसे निकलती है, क्या चीज़ ऐड होती है, क्या चीज़ लेस होती है। अब हम बात करेंगे एनआरवी की, ठीक है। तो एनआरवी निकालने का क्या तरीका है, बोलता है कि आप एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस देख लो, यानी कि मार्केट में जितने में आप बेच सकते हैं वो ले लो और उसमें से आप माइनस कर दो कॉस्ट टू सेल, यानी कि उसको सेल करने के लिए अगर कोई कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ रही है तो वो माइनस कर देना, यानी कि सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो क्या आ जाएगी, एनआरवी आ जाएगी। अब आपके पास एनआरवी भी है, कॉस्ट भी है, विच एवर इज लोअर कर दो, वही क्या हो जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक हमने निकाला ये था फिनिश्ड गुड्स के लिए, किसके लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए। अब सपोज़ आपको फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन नहीं करनी है, आपको करनी है किसकी, रॉ मटेरियल की करनी है। किसकी करनी है, रॉ मटेरियल की करनी है। तो आप क्या करेंगे, कहता है इफ़ फिनिश्ड गुड्स इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट। अगर जो आपने वैल्यूएशन रूल लगाया और वैल्यूएशन रूल लगाने के बाद में उसकी जो वैल्यू आई वो किस पर आई, कॉस्ट पर आई, तो जो आप रॉ मटेरियल की भी वैल्यू निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, कॉस्ट पे निकालेंगे।
सर एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते। मान लीजिए फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, और उसकी NRV है 5,000 रुपये। कितनी है? 5,000 रुपये। और हमारे पास यानी कि NRV 5,000 रुपये दी हुई है, तो 5,000 रुपये मान लीजिए आप कि दिया हुआ है कि 250 यूनिट है और 20 रुपये के हिसाब से 20 रुपये पर यूनिट, तो आपके पास 5,000 रुपये NRV आ गई। और कॉस्ट में दिया हुआ 250 यूनिट की ही 30 रुपये के हिसाब से 7,500 रुपये आ गई कॉस्ट। तो कॉस्ट और NRV यानी कि कॉस्ट थी 7,500 की, NRV थी 5,000 रुपये का, विच एवर इज़ लोअर। तो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन किस पे कर दी? विच एवर इज़ लोअर यानी कि 5,000। और वो 5,000 क्या था? हमारा NRV था। जब भी वैल्यू NRV पे करते हैं किसकी? फिनिश्ड गुड्स की, तो जो हम रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करेंगे वो भी किस पर करेंगे? वो हम करेंगे वैल्यूएशन रूल के हिसाब से। यानी कि अब हमें फिर से वैल्यू निकालने के लिए रॉ मटेरियल की फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है और उसकी NRV कितनी है, और दोनों में से लोअर लेना है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स के टाइम पे उस 5,000 और 7,000 रुपये से मान लीजिए सिचुएशन होती उल्टी, अपोजिट होती, यानी कि अब फिनिश गुड्स के अंदर जो NRV है वो 7,500 रुपये की है, ठीक है, और जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपये की है। तो विच एवरेज लोअर क्या हो गया? 5,000, और 5,000 किसकी थी? कॉस्ट की थी। तो फिनिश गुड्स किस पे वैल्यूड हुआ? वो हुआ कॉस्ट पे। तो जैसे ही हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे फिनिश गुड्स को, तो हमें जो रॉ मटेरियल है वो अब की बार हमें वैल्यूएशन रूल से नहीं करना, वो कॉस्ट ही लगानी है। यानी कि इस बार हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन। यानी कि अगर फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन हमने NRV पे करी, ठीक है, तो हमें रॉ मटेरियल के लिए वैल्यूएशन रूल लगाना, यानी कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर लेना। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन हमने किस पे करी? हमने करी कॉस्ट पे, तो रॉ मटेरियल की भी वैल्यूएशन किस पे होगी? कॉस्ट पे होगी। लास्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछ लेता है एग्ज़ाम्स में कि टेक्निक क्या है कॉस्ट को मेज़रमेंट करने की। तो दो टेक्निक है कॉस्ट को मेज़रमेंट करने की। आप इसको कैसे याद कर लेंगे? आप इसको याद रखेंगे RS के नाम से, RS के नाम से। यानी कि कॉस्ट निकालनी तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, R और S, या रिटेल मेथड या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। रिटेल मेथड क्या है? जितने में सामने वाला बंदा बेच रहा है वो रिटेल मेथड है। स्टैंडर्ड मेथड क्या है? स्टैंडर्ड मेथड के अंदर आपको कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करोगे? सेल से अगर सेल वैल्यू दी है तो सेल में से आप प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट आ जाएगा। तो यानी कि दो तरीके के मेथड है, रिटेल और स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स 2 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।